पास आएंगे और अविनाश सर से ना एक फंडामेंटल व्यू जरा लेते हैं बाजार को लेकर। अविनाश सर, ये खबरें आई हैं कि अमेरिकी प्रशासन ने पीस प्लान दिया है ईरान के साथ युद्ध को खत्म करने को लेकर। हालांकि ईरान की तरफ से कोई ऐसा कोई बयान कंस्ट्रक्टिव आया नहीं है। बाजार ये चेयर जरूर कर रहा है कि ट्रंप थोड़े से वीक पड़ रहे हैं, थोड़े बैकफुट पर जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाजार की चिंताएं ये जल्दी खत्म हो जाएंगी? क्योंकि रुपया हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम लो पर है। बर्नस्टीन ये कह रहा है कि 98 पर डॉलर का भी लेवल ब्रीच हो सकता है। निफ्टी के टारगेट कट कर दिए। एफआईज लगातार बिकवाली के मोड में ही हैं। क्या ये हर मर्ज की दवा एक ही है कि युद्ध रुक जाए और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी सर? देखो अभिषेक, मुझे लगता है कि मार्केट्स खुशी मना रहा है, लेकिन जो फाइनल सोल्यूशन है उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से मार्केट्स ऑलवेज ओवर एक्साइटेड होते हैं। जब माहौल खराब होता है तब हम बहुत ज्यादा गिरते हैं, और जब माहौल अच्छा होता है तब हम ओवरली पॉजिटिव होते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, कहीं ना कहीं वीकेंड तक या अगले हफ्ते तक कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है, और क्लियरली वॉर को सोल्यूशन अगर कंफर्म्ड आता है तो मार्केट्स में ये जो तेजी आप देख रहे हो वो कंटिन्यू होगी। ऐसा नहीं कि बाजार में पॉजिटिविटी नहीं है। आई थिंक ट्रम्प साहब ने क्लियरली कहा है कि अभी वो डिप्लोमेटिक तरीके से बातों से और बातचीत से ये सोल्यूशन निकालेंगे। बट ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी कंडीशंस अगर वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, ये मेरे ख्याल से मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला है। तो आई थिंक नेक्स्ट 8 to 10 डेज अभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मुझे लगता है मार्केट एक्सपेक्टेशन पे तो चल रहा है, बट कहीं पे भी अगर कोई रुकावट आती है तो वापस थोड़ी सी बिकवाली आ सकती है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली अभी इजराइल का जो बॉम्बिंग है वो तो चालू ही है। ईरान का जो इशू है, मुझे लगता है सारे कंडीशंस अगर फुलफिल होते हैं तो ही आपको मार्केट में लंबी तेजी दिखेगी। क्योंकि ये जो 400-500 पॉइंट की जो रैली हुई है निफ्टी में, मुझे लगता है उसको सस्टेन करने के लिए आने वाला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मान के चलिए कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है तो मार्केट वापस थोड़ा सा चिंता में आ सकता है। नहीं, ये बात तो है सर कि अगर कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है तो बाजार में चिंताएं बढ़ेंगी। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब ये पहली बार होने जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के सामने कोई शर्त रखी है। आपको याद होगा कि मस्कट में बातचीत हुई, इनडायरेक्ट टॉक्स हो रहे थे। उसके बाद जिनेवा में 3 दौर की बातचीत हुई, और अमेरिका अपने रुख पर अड़ा हुआ है कि यूरेनियम एनरिचमेंट को पूरी तरह से बंद करे ईरान, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाए, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम उसको रोके, हमास हिजबुल्लाह जैसे जो संगठन है उनको मदद करना बंद करे। ये तमाम डिमांड्स तो अमेरिका की पुरानी है, इसमें कोई नया नहीं है। और 15 पॉइंट अगर आप पीस प्लान देखेंगे तो उसमें यही सारी चीजें हैं। तो क्या ईरान अब इनको लेकर अग्री होगा? होना होता तो कोई उनकी तरफ से बयान जरूर आता। वहां की स्टेट मीडिया तो आके खंडन कर रही है कि नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो थोड़ा सतर्क आपको अभी भी रहना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि ये 2 दिन में तेजी कितनी हुई है। निफ्टी में 4%, निफ्टी बैंक में 4.5%, मिड कैप 100 में 5% का। हालांकि अभी भी प्री वॉर लेवल से अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो लगभग 10-12% दूर है निफ्टी बैंक करीब 8% दूर है। तो इन लेवल्स को आप अपने जहन में रख के चलेगा। हाँ, पिटे हुए शेयर काफी ज्यादा थे तो उनमें बाइंग आ रही है। L&T, श्रीराम फाइनेंस, M&M, HDFC बैंक, टाइटन। ये लोअर लेवल पर हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स का वहां पर रुझान थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी LG इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर कि इन्होंने पावर परचेज अग्रीमेंट किया है हिंदुजा रिन्यूएबल से सनश्योर एनर्जी के साथ। सनश्योर एनर्जी के साथ इन्होंने पुणे प्लांट के लिए पीपीए किया है, और हिंदुजा रिन्यूएबल्स के साथ इन्होंने नोएडा प्लांट के लिए पीपीए साइन किया है। हालांकि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा गिरा नहीं है वॉर के दौरान, और सामने अब कहीं ना कहीं गर्मियों की डिमांड भी है। एक राय गौरव जी आपसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर चाहिए। लोअर लेवल से तो अच्छी रिकवरी आ चुकी है ऑलरेडी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्या राय होगी आपकी शेयर को लेकर? अभिषेक जी, हाय, गुड आफ्टरनून। स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है ये स्टॉक। लिस्टिंग के बाद से ही कुछ खास इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं है, अभी भी स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट की जगह ब्रेकडाउन आया बाजार के स्टॉक में। आई थिंक अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए। मैं इन लेवल्स पे भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। आई पुट माई बेट्स, एक बार ये 1600 के ऊपर जाएगा तभी मैं कंसिडर करूंगा, अदरवाइज मेरी अवॉइड सूची में रहेगा। ठीक है, बहुत ही बिल्कुल क्लियर राय है, साफ, मतलब कोई भी शक की गुंजाइश नहीं। 1600 रुपए के ऊपर जाएगा
तो ही गौरव जी उसको हाथ लगाने की सलाह देंगे अगर किसी को नए सिरे से बाइंग करनी है तो। पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड पहले इसका नाम था, पीसीबीएल केमिकल इसका नाम हो गया है। सुबह जब ये शेयर में तेजी की शुरुआत हुई तो हम इस पर चर्चा कर भी रहे थे और हमने ये सवाल पूछा भी था कि क्या ये और चलेगा, कुछ हमारे एक्सपर्ट से बुलिश भी थे। अब ये शेयर देखिए 15% ऊपर है और वॉल्यूम आज तगड़ा होगा इसके संकेत इसने शुरुआत में ही दे दिए थे। आप चेक कीजिए, करीब 5.25 करोड़ शेयरों के सौदे पीसीबीएल में आज के सत्र में हुए हैं। पीसीबीएल को लेकर आपसे ही राय जानना चाहेंगे अविनाश सर, क्या करना चाहिए सर शेयर में? आज तो खैर बहुत ज्यादा चल गया लेकिन अभी भी काफी नीचे है अपने रीसेंट हाई से, क्या बाइंग करनी चाहिए इसमें? लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ऑटो कंपोनेंट सेक्टर का प्लेयर है, कार्बन ब्लैक का सबसे बड़ा प्लेयर है। और अभी हाल ही में इन्होंने एक वाटर ट्रीटमेंट का बिजनेस भी खरीदा है जो अभी फिलहाल तो ज्यादा कैश फ्लो नहीं बनाता बट पोटेंशियल काफी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, इनका जो पावर कॉस्ट है वो काफी लो है क्योंकि कैप्टिव पावर से ये काम करते हैं और पावर भी इनके लिए अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करता है। तो मुझे लगता है कि देखिए, मार्केट में पहला चिंता था कि इनके जो रॉ मटेरियल्स है वो क्रूड डेरिवेटिव है तो हो सकता है कि इनके लिए थोड़ी दिक्कत हो, बट मुझे लगता है कि मार्केट्स ने ये बात पचा ली है। होपफुली क्रूड का प्राइस अगर थोड़ा और कम होता है तो इसमें डेफिनेटली इनको फायदा होगा। बट जो भी है, मार्च क्वार्टर अच्छा आना चाहिए। ओवरऑल अप्रैल टू जून का क्वार्टर हो सकता है थोड़ा चैलेंजिंग हो अगर क्रूड के प्राइसेस एलिवेटेड रहते हैं, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक में डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है अगर आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है। इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी है और मोनोपोलिस्टिक पोजीशन में ये काम करता है कार्बन ब्लैक के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी वेल पोजीशन्ड है। ठीक है, वेल पोजीशन्ड है फिलिप्स कार्बन ब्लैक और यहां से आप लंबी अवधि के लिए चाहें तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हालांकि शेयर की चाल को आप देखिए, 12 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 3 महीने आपको ये शेयर गिरता हुआ ही नजर आएगा। तो पिटा हुआ शेयर था और आज हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिबाउंड उसमें आ रहा है। लेकिन एक जो टबैको रिलेटेड कंपनीज हैं, एक बार उन पर आप राय दीजिए क्योंकि देखिए आईटीसी ये तो एक स्लो मूवर है ही और जब ये पूरे सिगरेट प्राइसेस के हाइक को लेकर और साथ ही जो टैक्सेस हैं उसको लेकर जो पूरा अनाउंसमेंट आया था उसके बाद स्टॉक में इतनी रिकवरी नहीं हुई है, बट गॉडफ्रे फिलिप्स ये काउंटर बजिंग है। और अविनाश जी, अब ये तो एफएनओ में भी शामिल हो रहा है, 1 अप्रैल से जो है एफएनओ में इसका एडिशन होगा। क्या व्यू रखते हैं आप ये दोनों ही स्टॉक्स में? क्या इन दोनों में से कोई स्टॉक है जो कि पोर्टफोलियो में ऐड करना हो? और क्या लगता है आपको गॉडफ्रे फिलिप्स में आज एक्साइटमेंट की वजह क्या है? नहीं, मेरे ख्याल से एक्साइटमेंट तो इसलिए क्योंकि अभी गॉडफ्रे फिलिप्स में आप एफएनओ में ट्रेड कर सकते हैं और मेरे ख्याल से जब भी कोई स्टॉक एफएनओ में जाता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है। तो आई थिंक दिस इज एन एंटिसिपेशन कि 1 अप्रैल से ये एफएनओ में जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये प्राइमरी रीजन है। और दूसरा मुझे लगता है कि अगर आप आईटीसी को कंपेयर करें और गोदरेज गॉडफ्रे फिलिप्स को कंपेयर करें तो प्रॉफिटेबिलिटी वाइज मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली नंबर्स गॉडफ्रे फिलिप्स के काफी अच्छे हैं। यहाँ पे ये भी थोड़े से ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि शायद कोलैबोरेटर चेंज या मैनेजमेंट चेंज भी हो सकता है, तो डेफिनेटली ये भी एक पॉइंट है। बट एफएनओ ये मेन रीजन है और मुझे लगता है कि जो अभी ट्रेडर्स है वो शायद अभी नए स्टॉक्स के ऊपर पहले फोकस करेंगे क्योंकि जो नए 4-5 स्टॉक्स ऐड होने वाले हैं उसमें एक प्रकार का एक्साइटमेंट होगा कि इन स्टॉक्स में किस प्रकार से पोजीशन ली जा सकती है क्योंकि दीज आर कंप्लीटली न्यू स्टॉक्स। सो आई थिंक ये प्राइमरी रीजन है। लेकिन डेफिनेटली 4th क्वार्टर हमको लगता है कि एक स्टेडी टू अच्छा क्वार्टर गॉडफ्रे फिलिप्स का आना चाहिए। तो नंबर्स तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक आने चाहिए। और ये जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की बात आपने की, ये मुझे लगता है मार्केट्स ने ऑलरेडी पचा लिया है। मुझे नहीं लगता है कि अभी इससे कोई और नेगेटिव मार्केट्स में आने की उम्मीद रहेगी। एक्साइटमेंट जो है बिल्कुल है। गॉडफ्रे फिलिप्स अब 1 तारीख से जो है एफएनओ में शामिल होता हुआ दिखेगा। ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और कहीं ना कहीं जो नेगेटिव है खास तौर से टैक्स हाइक को लेकर वो प्राइस्ड इन ऑलरेडी दिख रहा है। बट इसके अविनाश सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाजार में ना अब थोड़े एक्टिव हुए होंगे जब 2 दिन की अच्छी तेजी उन्होंने देख ली होगी कि अच्छा 2 दिन में तो निफ्टी लगभग 900 पॉइंट चल गया है। और मान लीजिए किसी को अगर इंडेक्स में रहना हो सर और नई बाइंग करनी हो तो बहुत सारे शेयर तो बढ़िया आकर्षक भाव पर मिल रहे हैं, 15%, 20% नीचे आके। आप जरा बताएंगे सर कि अगर 4-5 शेयरों में अगर किसी को प्लान करना हो तो कौन से शेयर रडार पर होनी चाहिए और कहां पर बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए?
ख्याल से देखिए लार्ज कैप्स में ही मुझे लगता है अभी पहले बाइंग आएगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, ऊपरी लेवल से काफी टूटा भी है। तो 3000 का लेवल अभी चल रहा है। आई थिंक नंबर्स Q4 के काफी स्ट्रांग आएंगे और जिस प्रकार की विजिबिलिटी अभी उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस ने दी है, ट्रैक्टर में तो ऑलरेडी नंबर्स अच्छे हैं। तो यहाँ पे करीबन नियर टर्म में 34-50 का लेवल पॉसिबल लग रहा है, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दूसरा मुझे लगता है L&T काफी पिटा हुआ है। देखिए L&T 3500 3600 है। मुझे लगता है कि वॉर अगर खत्म होता है और तेल की कीमतें थोड़ी कम होती है, मिडिल ईस्ट में थोड़ा वॉर का एक्शन कम होता है, तो रीबिल्डिंग में भी इनको काफी अच्छा बूस्टर मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है और काफी सेफ काउंटर है। तो मुझे लगता है L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और अगर किसी को हॉस्पिटल या होटल सेक्टर में पैसा लगाना है तो मुझे लगता है कि दिग्गज जैसे इंडियन होटल्स है, उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल्स है, ये ऐसे कंपनीज पे मुझे लगता है कि आई थिंक आपको फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। सारे स्टॉक्स आई मीन अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशंस पे आपको मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी काम में आएगी अगर आपका टाइम फ्रेम कम से कम अगले 6-12 महीना है। इससे 12 महीने के लिए अगर आपको बाइंग करनी हो तो आप देखिए बहुत ही बढ़िया भाव पर मिल रहे हैं। अगर आपने 4 महीने पहले अगर भाव देखे होते तो यही M&M 3700-3800 रुपए का था। ये L&T अभी महीने भर पहले लगभग 44 रुपए के आसपास के प्राइसेस थे। तो बढ़िया प्राइसेस पर मिल रहे हैं। इंडियन होटल्स देखिए 600 रुपए के प्राइस पर है। मैं तो इसका भाव भी भूल गया था, मुझे लग रहा था नहीं 700 रुपए के आसपास का होगा। आज 2% के आसपास की तेजी। 3 शेयरों को अपने रडार पर आप रखे चलिए, इनमें आप बाइंग कर सकते हैं।